Good morning, students. In previous video, we understood about deelectronation of an ore. Specially हम उसको ये बोलें कि एक मेटल ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, और हम क्यों एक मेटल ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेटा हमने वहां पे सीखा वो ये था कि इलेक्ट्रोनेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड, डीइलेक्ट्रोनेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं, और उन्हीं में से एक मेथड आपने लास्ट वीडियो में कैल्सिनेशन सीखा। और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो रोस्टिंग को लेकर है। हम रोस्टिंग के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है डीइलेक्ट्रोनेशन को लेकर। एक मेथड जो आपने वहां पर सीखा था वो था कैल्सिनेशन, और ये आज हम करने वाले हैं रोस्टिंग। देखो, रोस्टिंग की जो डेफिनेशन है बेटा वो ऑलमोस्ट कैल्सिनेशन से रिजेंबल करती है, केवल एक ही पॉइंट है जो यहाँ पर डिफर करता है। जैसे कैल्सिनेशन में आपने ये सीखा था, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ मेटल इनटू ओर इनटू ऑक्साइड ओर, है ना, ओर इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन insufficient supply of air or limited supply of air below to its melting point। और रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर देखो वही डेफिनेशन क्या बन रही है बेटा कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स और ऑक्साइड ओर्स बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली insufficient to melt in excess of air। दोनों चीजों में बेटा कहां पे फर्क आया, एक बार दोबारा देखिए इस डेफिनेशन को। क्या पढ़ा है आपने कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर्स, सेम है। यही चीज आपने कैल्सिनेशन के अंदर भी सीखा था। बाय हीटिंग स्ट्रांगली इनसफिशिएंट टू मेल्ट, स्ट्रांगली हीट तो करना है पर धोखे से भी इतना टेम्परेचर मत देना कि वो जो मेटल है वो ओर जो है वो मेल्ट कर जाए। ये चीज आपने वहां भी सीखा था। आगे वहां पे आपने क्या सीखा था कि आइदर इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लेकिन यहां आप क्या बोल रहे हो, इन एक्सेस ऑफ एयर। बस यही फर्क है। जो कैल्सिनेशन प्रोसेस थी उसके अंदर आप एयर की सप्लाई नहीं देते थे या बहुत लिमिटेड देते थे, केवल फ्यूल बर्न करने के लिए। और रोस्टिंग के अंदर आप बेटा एयर की सप्लाई सफिशिएंट दे रहे हो, एक्सेस में दे रहे हो, ना केवल फ्यूल को बर्न करने के लिए बल्कि अगर जरूरत पड़े तो मेटल को भी एयर से रिएक्ट करवाया जा सके, उस ओर के पास भी सफिशिएंट अमाउंट में एयर हो। ये है बेटा दोनों के बीच की बेसिक प्रोसेस, बेसिक डिफरेंस। और इसी बेसिक डिफरेंस की बदौलत जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है बेटा वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल दोनों की प्रोसेस अलग हो जाती है। खैर बहुत सारे बेटा इसमें सिमिलर पॉइंट्स हैं, आ जाइए वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे कैल्सिनेशन आपने करवाया था रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, एक बार फिर से बेटा रोस्टिंग को भी आपको रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही करवाना होगा। पर यहां पर देखो फर्क क्या मिलेगा कि कैल्सिनेशन में यहां जो एयर वेंट्स होते थे बेटा वो या तो पूरी तरह से बंद होते थे या केवल इतना पार्शियली आप ओपन करके रखते थे कि जरूरत पड़ने पर इस फ्यूल को एयर दी जा सके। उन वेंट्स का केवल इतना यूज हुआ करता था कि अगर ये फ्यूल को एयर कम पड़ जाए बर्निंग के लिए, फ्लेम बनाने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर वहां से पास कर सकें। पर रोस्टिंग के अंदर वो वेंट्स पूरी तरह से ओपन होंगे बेटा, जिससे कि सफिशिएंट सप्लाई एक्सेस में एयर आराम से इंट्रोड्यूस करवाई जा सके। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया सभी को। कैल्सिनेशन के बेटा बहुत सारे फीचर्स आपने पढ़े थे, चलिए रोस्टिंग के भी उन्हीं फीचर से हम शुरुआत करते हैं। जब जैसे सबसे पहला पॉइंट आपने वहां बोला था कि इन आफ्टर कैल्सिनेशन मॉइस्चर ड्रिवन आउट। बेटा रोस्टिंग में भी आप स्ट्रांगली हीट दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग हीट दे रहे हो, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हो, तो इसका मतलब यहां भी बेटा जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा। यहां पर भी आप कह सकते हो कि मॉइस्चर ड्रिवन आउट। क्लियर हो गई बात। कैल्सिनेशन के अंदर बेटा आपने ये सीखा था कि इस चार्ज के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे सल्फर की इंप्योरिटी, फास्फोरस की इंप्योरिटी, आर्सेनिक की इंप्योरिटी, ऐसी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। अगर बेटा वो इंप्योरिटीज वोलेटाइल हैं तो हीट की प्रेजेंस में वो इवेपोरेट हो जाया करती थी। कैल्सिनेशन में आपने ये बात सीखा। और रोस्टिंग के अंदर मैं आपको ये बोलूंगा बेटा कि यहां पर देखिए ये जो इंप्योरिटीज हैं, जो नॉन मेटेलिक या समटाइम मेटेलिक इंप्योरिटीज हैं, ये एयर की प्रेजेंस की वजह से अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर सल्फर की इंप्योरिटी है बेटा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद SO2 में,
क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मान लीजिए बेटा इंप्योरिटी आपके पास फास्फोरस की है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद बेटा कन्वर्ट हो जाएगी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, दैट इज P4O10। क्लियर हो गया? और इसी तरह से बेटे अगर आपके पास आर्सेनिक की इंप्योरिटी है तो वो भी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी AS2O3 में। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया है सभी को? ध्यान से बिल्कुल बात को समझते रहना है बेटा। ये जितने भी इंप्योरिटीज थी जो नॉन मेटल्स थे वो सबके सब बेटा ऑक्साइड में कन्वर्ट तो होते ही हैं, लेकिन उससे बड़ी बात ये होती है ये गैसियस स्टेट में मिलते हैं। समझिएगा बात को बच्चों। और गैसियस स्टेट में मिलने की वजह से जो यहां पर बेटा हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में गैसियस एग्जिट रखते हैं वहां से ये सारी की सारी इंप्योरिटीज अपने अपने ऑक्साइड के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती हैं। दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आपने देख लिया बेटा। वहां पर आपने क्या देखा था कैल्सिनेशन में कि अगर ये वोलेटाइल नेचर की हैं तो इनके जाने के चांसेस ज्यादा है, पर रोस्टिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वोलेटाइल है या नहीं है। एयर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अल्टीमेटली ये अपने अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगी तो गैसियस फॉर्म में होंगी और इसी वजह से बेटा ये गैसियस एग्जिट से बाहर की जा सकती हैं। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गई आपको बातें? पॉइंट नंबर 3, कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर बच्चों आपने क्या देखा था कि वो जनरली या तो हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड और ये दोनों नहीं तो कार्बोनेट ओर्स के लिए होता था। कार्बोनेट तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेवरेट पॉइंट था उसका कि जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो कार्बोनेट ओर में मैक्सिमम इफेक्टिव थी। क्लियर है ना सभी को? यहां बेटा जो रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है सल्फाइड ओर्स के लिए। समझ लीजिए ये एक पेटेंट है सल्फाइड ओर्स का। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास सल्फाइड ओर्स है, जैसे कि मैं यहां जिंक ब्लेंड की बात कर रहा हूं ZNS, तो जिंक ब्लेंड ऑक्सीजन के सफिशिएंट प्रेजेंस की वजह से उनसे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटा प्रोसेस हम इसीलिए तो करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें मेटल के सल्फाइड से मेटल का ऑक्साइड बनाना है। रोस्टिंग हम करवा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड चाहिए। डी इलेक्ट्रोनेशन तो हमारा टारगेट ही है, लेकिन ये डी इलेक्ट्रोनेशन किसका करेगा? सल्फाइड ओर्स का। तो ZNS जो है बेटा वो ZNO में कन्वर्ट हो गया और साथ में एक गैस मिली आपको बेटा दैट इज SO2। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। ये SO2 गैस यहां से बेटा लिबरेट होगी। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास अगर PbS होता, समझिएगा ध्यान से बात को, तो PbS के केस में भी सेम टू सेम प्रोसेस होनी है बेटा। फिर से एक बार आपको लेड सल्फाइड से लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, सल्फाइड और से ऑक्साइड और बन गया और SO2 गैस लिबरेट हो गई। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, डाउट आने वाली बात तो वैसे भी नहीं है ना? इसके बाद बेटा सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास है कॉपर ग्लास दैट इज Cu2 गैस। इस Cu2S की भी रिएक्शन बेटा मैंने ऑक्सीजन से कराया इसी रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। यहां पर भी इसका डीइलेक्ट्रोनेशन हुआ। ये जो Cu2S आप देख रहे हैं बेटा ये Cu2O में कन्वर्ट हो गया और फिर से एक बार आपको मिल गई SO2 गैस। दोबारा आप इसको बैलेंस कर दीजिए। तो हर बार यहां पर हम देख रहे हैं बेटा कि ये जो मेटल का ओर है ये सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता जा रहा है और इसके साथ SO2 गैस मिल रही है ना? तो क्या इससे क्लियर हुआ हमें कि जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होती है और सल्फाइड ओर्स अपने मेट ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बार बार आपने देखा है बेटा इस प्रोसेस में SO2 गैस लिबरेट हो रही है। अगर इस SO2 गैस को हम कलेक्ट कर लें, अगर हम इसका कलेक्शन कर सकें तो बाद में बेटा सेम यही SO2 गैस H2SO4 के प्रोडक्शन में यूज की जा सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड इससे हम बना सकते हैं। इसके बारे में हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर में और अच्छे से सीखेंगे। पर ये एक हमारे लिए मेरिट बन गई यहाँ पे और कि जैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस में CO2 गैस निकलती थी वो हमारे लिए जनरली बेटा यूजफुल नहीं होती थी, पर यहाँ पर बेटा हमें SO2 मिल रही है जिसको हम बाद में H2SO4 के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को?
फोर्थ पॉइंट बेटा बिल्कुल वही है कैल्सिनेशन वाला, क्या कि अगर मान लीजिए बेटा हमने किसी और की रोस्टिंग करवाया तो रोस्टिंग के बाद बेटा वो पोरस नेचर का हो जाता है, और पोरस नेचर का हो जाने की वजह से वो आगे केमिकली रिएक्टिव हो जाएगा, यानी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में वो केमिकल रिएक्शंस आसानी से कर सकेगा बिकॉज ऑफ इट्स पोरस नेचर। क्लियर हो गया? रोस्टिंग सभी को समझ में आ गया? जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बाद आगे बात करते हैं रोस्टिंग के बारे में। फाइन बेटा, तो यहां तक हमने रोस्टिंग के बारे में सीखा, लेकिन रोस्टिंग से रिलेटेड अभी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने को। जैसे अगर हम बेटा कॉपर पाइरिटीज की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। अब थोड़ी देर पहले बच्चों हमने क्या सीखा कि ये जो रोस्टिंग प्रोसेस है ये जनरली सल्फाइड कोर्स के लिए होती है, मतलब वो जो सल्फाइड ओर है उसमें से सल्फर वाले पार्ट को हमें रिमूव करना है और उसकी जगह पर बेटा हमें ऑक्सीजन को लगाना है। लेकिन ये जो प्रोसेस आप यहां पर देख रहे हो इस पर्टिकुलर ओर के लिए मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है कॉपर पाइरिटीज, यहां पर आपको बेटा आयरन भी मिल रहा है इम्प्योर पार्ट के फॉर्म में। देखो इसका मेजर पार्ट तो कॉपर है, CuFeS2 का मेजर पार्ट तो कॉपर है, यानी इससे हम एक्सट्रैक्शन किसका करने वाले हैं? कॉपर का। लेकिन कॉपर के साथ साथ इसमें बेटा Fe भी अवेलेबल है, Fe भी हमारे पास है। तो अगर बेटा इसकी हम रोस्टिंग करवाएंगे तो Fe का भी मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अगर हमने CuFeS2 की रोस्टिंग करवाया तो S2 तो चलो ठीक है SO2 फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो Fe है Fe भी FeO बना देगा, है ना। यानी अभी जो हम आगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करेंगे उसमें आयरन भी अवेलेबल रहेगा, आयरन की भी वहां प्रेजेंस रहेगी। तो इसको बेटा डायरेक्ट रोस्टिंग करवाना या सिंपल रोस्टिंग करवाना बेटा सही नहीं होगा, क्योंकि FeO की इंप्योरिटी बची रह जाएगी। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ रही है ना सभी को? तो आ जाइए देखते हैं, जब बेटा हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि रोस्टिंग के बाद भी इंप्योरिटीज बची रह जाए, जैसा कि CuFeS2 के केस में होने वाला है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो बेटा इनको रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग प्रोसेस इनकी परफॉर्म करेंगे। हमने बेटा इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में लिया, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, और रिएक्शन करवाने के बाद बेटा हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले इनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि ये जो Cu देख रहे हो आप कॉपर पाइरिटीज वाले पार्ट का, ये बनाएगा Cu2S। जो Fe आप देख रहे हो बेटा ये बनाएगा FeS। क्लियर है सभी को? और साथ में निकलेगी बेटा SO2 गैस। यहां तक कोई डाउट किसी को? सभी को क्लियर है ना? अच्छे से बातें समझ आ गई हैं? ठीक है, तो देखिए मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, यहाँ 2FeS कर दूंगा, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ कि जो कॉपर पाइरिटीज था वो बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पार्शियल ऑक्सीडेशन पहले देगा, मतलब ये जो Cu है ये Cu2S बनाएगा, FeS बनाएगा और SO2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब बेटा ये जो प्रोडक्ट यहां पर आपको मिला है, इनमें से FeS का Fe कुछ ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है बजाय की कॉपर के, है ना। ये जो रिएक्शन हमने किया है, यहां जो FeS बना है, ये FeS Cu2S के कॉपर से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होता है, सभी को पता है। तो जब ये ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, तो उस रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये FeS पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बजाय की कॉपर के। कॉपर से पहले रिएक्शन आयरन की हो जाएगी, और ये जो आयरन है बेटा ये FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में बन जाएगी बेटा SO2 गैस। क्लियर हो गया? ये लीजिए, इसको मैं बैलेंस कर देता हूं, यहां मैं इसको 2FeO कर देता हूं, ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, 4 6 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर है? पहले ही बेटा FeO बन जाएगा। अब अगली टर्म में जब FeS पूरी तरह से FeO में कन्वर्ट हो गया, या FeS जितना भी कन्वर्ट हो सकता था FeO में कन्वर्ट हो गया, तब कन्वर्जन स्टार्ट होगा Cu2S का, कॉपर सल्फाइड का। और जब ये बेटा कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, देखो तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? Cu2S से बनेगा Cu2O, और यहां से भी बेटा SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहां पे मैं इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cu2O कर दूंगा। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 हो गया, तो ऑक्सीजन के टोटल हो गए फिर से 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी को? अच्छा बेटा,
तो जब आपने ये रोस्टिंग प्रोसेस करवाया तो दो अलग अलग रिएक्शन बनी, Cu2O भी बना और FeO भी बना, है ना। मतलब अभी भी इस कॉपर के ऑक्साइड ओर में FeO की इंप्योरिटी अवेलेबल है, FeO प्रेजेंट है। तो ऐसा करने के लिए बेटा कि हम इस FeO को यहां से रिमूव कर दें, क्या करते हैं, एक अलग टाइप का सब्सटेंस लेते हैं, दैट इज SiO2 सिलिका। और ये सिलिका बेटा Cu2O से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये लेस एक्टिव होता है, ये केवल FeO से रिएक्शन करता है। और FeO से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट बनाता है FeSiO3, जिसको आप बोलते हो बेटा फेरस सिलिकेट, ठीक है। ये फेरस सिलिकेट नाम का एक प्रोडक्ट बना चुका है। और ये फेरस सिलिकेट बेटा असल में होता है स्लैग, इसको बेटा हम फ्यूजिबल स्लैग बोलते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, इसी को बोला जाता है फ्यूजिबल स्लैग, इसको फ्यूजिबल स्लैग भी बोला जाता है। इस सारी प्रोसेस को मैं चाहता हूं एक बार आप दोबारा समझें। मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सल्फाइड हो रहा है जिसमें कि एक्स्ट्रा मेटल भी पहले से अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम रोस्टिंग करते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस दूसरे मेटल की भी इंप्योरिटी रह जाएगी। तो उस दूसरे मेटल की इंप्योरिटी को एलिमिनेट करने के लिए, उस दूसरे मेटल की इंप्योरिटी को बाहर करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज करते हैं। और वो स्पेशल सब्सटेंस ऐसे गैंग पार्टिकल से मिलके फ्यूजिबल स्लैग बनाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। तो ये जो सब्सटेंस आपने एक्स्ट्रा ले रखा है, इसको बोला जाता है फ्लक्स। और जिस सब्सटेंस से रिएक्शन करता है बच्चों, उसको बोला जाता है गैंग। इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि जो भी इंप्योरिटी एक मेटल ओर के अंदर होती है उसको हम गैंग नाम से जानते हैं। तो ये स्लैग जो है तब बनता है जब फ्लक्स और गैंग आपस में ऐड हो जाएं। और ध्यान रखिएगा, फ्लक्स उसी गैंग से ऐड होगा जो मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गया। तो मेटल से ज्यादा रिएक्टिव गैंग से ये रिएक्ट करके फ्लक्स क्या बना देता है, फ्यूजिबल स्लैग। ये जो स्लैग होते हैं बच्चों, ये एक तो बहुत इजीली फ्यूज हो जाते हैं, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये मेटल से कभी भी रिएक्शन नहीं करते, ये प्योर मेटल से कभी भी रिएक्शन नहीं करते। जैसे यहां पर जो फेरस सिलिकेट बना है, ये Cu2O से रिएक्शन नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये हल्के होते हैं इनके कंपैरिजन में, तो आगे जब भी आप एक्सट्रैक्शन करोगे तो ये मेटल के ऊपर ही फ्लोट करेगा। तो जरूरत के हिसाब से आप इसको स्कीम ऑफ कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो बेटा यहां जब हमारे पास एक और ऐसा हो जिसमें कि मेटल एक्स्ट्रा अमाउंट में अवेलेबल हो, कोई अदर मेटल अवेलेबल हो, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्लक्स को मिलाना, क्योंकि वो बनाता है उस मेटल के साथ फ्यूजिबल स्लैग। रोस्टिंग में बेटा इतना ही। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यहां पर ये जो Cu2O मिला है, इसको कॉपर मैट बोला जाता है। इसमें बेटा अभी भी बहुत कुछ अमाउंट में Cu2S और FeS अवेलेबल है। इस कॉपर मैट को आगे बेटा हम डायरेक्ट बेसिमर प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन जब करेंगे पायरोमेटलर्जी के अंदर तब सीखेंगे। अभी हमें रोस्टिंग पढ़नी थी और मेरे हिसाब से रोस्टिंग आपको अच्छे से समझ आ गई है। फ्लक्स को समझने के लिए बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।